नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा में एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती, जिसमें 613 पदों के लिए महज 151 अभ्यर्थी ही पास घोषित किए गए थे। अब हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 35% क्राइटेरिया का नियम गलत था। ये वही भर्ती है जिस पर लंबे वक्त तक युवाओं ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, धरने दिए और विपक्षी दलों ने भी युवाओं के हक में आवाज बुलंद की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एचपीएससी की कार्यप्रणाली युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? क्या भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है? और क्या हरियाणा में भर्ती विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? आज बहस इसी पर। क्या ये युवाओं के संघर्ष की जीत है या सिस्टम की बड़ी नाकामी है? लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा लोक सेवा आयोग की कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विषय भर्ती 48/2024 को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट हाईकोर्ट में गए थे और 35% क्राइटेरिया नियम को यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ बताया था और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एचपीएससी ने दिसंबर में इंग्लिश विषय भर्ती के मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया था। भर्ती परीक्षा में कुल 2143 कैंडिडेट्स शामिल हुए, जिनमें से केवल 151 ही पास हुए, जबकि भर्ती के लिए 613 पद निर्धारित थे। कैंडिडेट के 10% और पदों के 25% युवा भी क्वालिफाई नहीं होने पर अब इसके पैटर्न पर सवाल उठाए जा रहे थे। नायब सैनी सरकार हरियाणा के युवाओं के हक पर डाका डाल रही है। नायब सैनी सरकार का नया सर्विस फॉर्मूला है, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ, मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। सवाल ये है कि क्या कारण है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को हरियाणा की बीजेपी सरकार धक्के लगाकर हरियाणा से धकेल रही है। हमारे युवाओं की, हमारे लड़के लड़कियों की सुध कौन लेगा? 35% क्राइटेरिया का विरोध करने वाले युवाओं ने पंचकुला में करीब 4 महीने तक धरना प्रदर्शन भी किया। उनके आंदोलन को कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने भी समर्थन दिया। हरियाणा युवा कांग्रेस ने एचपीएससी के घेराव का कार्यक्रम भी रखा। हाईकोर्ट ने भले कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती को रद्द कर दिया हो, लेकिन सवाल सिर्फ एक भर्ती का नहीं बल्कि एचपीएससी की पूरी कार्यप्रणाली पर उठ रहे भरोसे का है। हरियाणा में लगातार भर्ती प्रक्रियाओं पर विवाद गहराते जा रहे हैं और न जाने ये सिलसिला कब, कहां और कैसे जाकर रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त बीजेपी से राजरमन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं और वहीं सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता ढोल हमारे साथ जुड़ी हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू कर लेते हैं। राजरमन दीक्षित जी, बहुत लंबे वक्त तक ये मुद्दा गरमाया, आप लोगों ने कहा कि राजनीति हो रही है। अब हाईकोर्ट ने अपना फरमान सुना दिया है। क्या अभी भी राजनीति है या फिर ये सिस्टम का फेल्योर है? सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा, एचपीएससी की जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है। राजरमन दीक्षित जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नमस्ते जी। हाँ जी 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 सुरेश जी मिल रही है। सुरेश जी आपको नमस्कार, मेरे पर सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा प्रदेश में आई है, हमने पारदर्शिता पे फोकस किया है और योग्यता पे फोकस किया है कि जो भी योग्य उम्मीदवार है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो जिस प्रकार कानून में ये वर्णित है कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए 100 दोषी छूट जाए, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय नायब सैनी जी की जो सरकार है, वो सरकार इस पद्धति पे काम करती है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति किसी भी नौकरी पर नहीं आना चाहिए और कोई भी योग्य छूटना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के द्वारा ही, पारदर्शिता के द्वारा ही राजरमन दीक्षित जी, आपकी योग्यता का ऐसा पैमाना जिस पर हाईकोर्ट कहे कि गलत है
और ऐसे पैमाने आप निर्धारित कर रहे हैं कि कोई बच्चा वहां सिलेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। अगर इक्का दुक्का कुछ हो भी रहे हैं तो वो भी बाहरी राज्यों से हो रहे हैं, तभी तो आप चर्चा कर रहे हैं। पहले भी हमने चर्चा की, आज भी चर्चा कर रहे हैं। ये मुद्दे गंभीर होते हैं, आप समझिए इनकी गंभीरता को। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए सुरेश जी, देखिए न्यायपालिका या सरकार जब भी किसी भी एडिशन की जरूरत पड़ेगी, किसी भी नियमों में ढील की जरूरत पड़ेगी, तो वो करने को तैयार है। माननीय न्यायालय ने भी ये देखा, कोर्ट का हथौड़ा चलना चाहिए। आएंगे आपके पास, बाकी मेहमान में हमारे साथ जुड़े गुलशाद अली कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए, विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े आईएनएलडी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, कह रहे कि हम तो बहुत पारदर्शी तरीके से भर्तियां कर रहे हैं, हमारा तो पहला जो दायित्व है, जो प्राथमिकता है हमारी सरकार की, वो यही है कि कोई भी योग्य जो छात्र छात्रा है वो छूटे ना, योग्यता का पैमाना है। लेकिन आज जो हुआ, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या कहेंगे उस पर? आप मानते कि इत्तेफाक रखती हैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातों से? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिबेट सुदेश जी। मैं बिल्कुल इनकी बात से असहमत हूं। ये पारदर्शिता की बात करते हैं तो इनकी पारदर्शिता की आज धज्जियां उड़ा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तुम ये अलग से क्राइटेरिया कहां से उठा के ले आए हो भ्रष्टाचार करने के लिए। फटकार लगाइए इनके ऊपर कि 35% क्राइटेरिया कहां से लेके आए हो, जब यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइन में ये नहीं है, गाइडलाइन में, रूल्स में, रेगुलेशंस में ये नहीं है। लेकिन भाजपा ने अलग से रूल बना दिया कि भैया हम तो ऐसे करेंगे। और उस 35% की आड़ में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर्स, नेट, जेआरएफ, पीएचडी क्वालिफाइड ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए लेकिन एचपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। ऐसे अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जो एचपीएससी के उसी पेपर, प्रारंभिक परीक्षा में एचपीएससी की सेम सिलेबस में 90% मार्क्स लेके आए हुए, लेकिन दूसरे में 35% भी नहीं ले पा रही है। ये असल में एक हिडन एजेंडा की तहत किया जा रहा है सब कुछ, कि इन्होंने अलग से अपना एक रूल बना लिया चुपचाप कि इसका पता नहीं चलेगा, तब तक हम अपने बंदे भर्ती कर देंगे जितने करने होंगे हरियाणा से बाहर के, और इतने खाली छोड़नी होगी क्योंकि जहां से माल मलाई नहीं मिलेगा वो सीटें खाली छूटेंगी। तो उस हिसाब ने काम किया है। जहां पारदर्शिता की बात आती है ना, तो जिन बच्चों को फेल किया है उन बच्चों ने बड़े प्यार से आपको कहा था कि पारदर्शिता कह रहते हैं, क्यों ना पारदर्शिता के चलते हमें अपनी आंसर कॉपी दिखा दें कि हमें फेल किया है। कि दावे कहते हैं हम तो टॉपर है, आईआईटी में टॉपर रहे, हम बीएचयू में टॉपर रहे, हम विभिन्न यूनिवर्सिटीज में टॉपर रहे, तो यहां भी टॉप किया है। लेकिन तब क्या इन्होंने कहा? तब कहा सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियल है, हम आंसर कॉपी नहीं दिखा सकते हैं। वो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ऐसी ही एक आंसर कॉपी श्वेता ढुल ने निकाली थी जहां 8 का फ्लावर बना रखा था, 7 का बना के ERO लिखा था, 0 ऐसे ऐसे मार्क्स दिए थे। अब ऐसी चीजें यहां भी खुलकर आ जाएंगी, इसलिए ये कर। दूसरा, योग्यता की बात जहां तक करी, योग्य क्या हरियाणा से बाहर के बच्चे ही हैं? हरियाणा के बच्चे नहीं हैं। जब आप 90% चयन हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का करते हैं और हरियाणा के अभ्यर्थियों का जब यूपीएससी में चयन होता है, तब क्या आपका जमीर नहीं आपको कचोटता? तब आपको क्या बुरा नहीं लगता कि हम अपने युवाओं के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं उनके? तो ये जो पारदर्शिता और योग्यता, ये बड़े सुंदर सुंदर शब्द निकाल रखे। मैं तो कहूंगी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, इस नीति से काम कर रही है भाजपा। राजरमन दीक्षित जी, आगे बढ़े चर्चा में, उससे पहले आप श्वेता ढुल जी के आरोपों का जवाब दीजिए। और इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो पद खाली छोड़े जा रहे हैं, मलाई नहीं मिल रही, वहां से कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए खाली छोड़े जा रहे हैं, जब भर जाएगी जेबें तब उसको भी भर देंगे। सुरेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी के सपने देख सकता है। कितने हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एक एक घर से भी गरीब परिवार के बच्चे लगे हैं। और जो श्वेता जी ये बात कर रही थी कि दूसरे प्रदेशों से, ये तो संविधान में ही है कि कहीं भी आप, क्या हरियाणा प्रदेश के बच्चे बिहार में नौकरी नहीं करते? क्या हरियाणा प्रदेश के बच्चे हिमाचल प्रदेश, गुजरात में नौकरी नहीं करते? ये तो प्रोसीजर है। जब बाहर से बच्चे जो आएंगे वो लग जाते हैं, वो क्लियर करेंगे। हमारी सरकार ने पारदर्शिता से काम किया है। जो योग्य होगा, जो क्लियर करेगा, जो क्वालिफाई करेगा, वो लगेगा।
चाहे वो बाहर का हो चाहे यहाँ का हो। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम बाहर को बिल्कुल ही बंद कर दें। जब हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे जब दूसरे राज्यों में लगते हैं, दूसरे राज्यों में नौकरी पा रहे हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं लगेंगे? क्राइटेरिया क्यों बनाया? राजरमन जी वो कह रहे यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो ये क्राइटेरिया नहीं बनाया गया 35% का, ये क्यों बना दिया गया? क्या मंशा थी इसके पीछे? क्या ऐसा था जो होना चाहिए था? सरकार अगर मान लो न्यायपालिका ने ये कहा है कि कोई इसके अंदर कंडीशन है, उसके अंदर ढील देनी है, तो सरकार उसके अंदर ढील सर रद्द कर दिए भर्ती, ढील नहीं रद्द कर दिए भर्ती। आप समझिए भर्ती कैसे की जाती है, कितना वक्त लगता है सरकार का, सिस्टम का, और कितनी मेहनत लगती है बच्चों की, समझिए, और कितना पैसा बर्बाद होता है। आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों को भी जोड़ेंगे। गुलशाद अली हमारे साथ कांग्रेस से। गुलशाद जी क्या कहेंगे? क्योंकि जब आप लोगों से सवाल पूछते हैं, जवाब आता है तो कहा जाता है कि आपके यहाँ तो पर्चियों से नौकरी मिलती थी। हाँ बोलिए। स्वदेश जी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। अभी जो आप चैनल का आज का जो विषय है, यानी जो विसंगतियां इन्होंने एक तरह से एचपीएससी के अंदर जो लेकर आए हैं, ये सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने वाली एक डम्मी मुख्यमंत्री, हरियाणा के एक डम्मी मुख्यमंत्री, एक नौसिखिया जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा हमारे हरियाणा की युवा शक्ति, नौजवानों का एक तरह से अपमान कर रहे हैं लगातार। ये हरियाणा इतना कैलिबर वाला स्टेट है, आप स्पोर्ट्स के अंदर ले लीजिए, यूपीएससी के अंदर ले लीजिए, हमारा कितना रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उन्हीं बच्चों को एक तरह से ये क्या कर रहे हैं जो यूपीएससी क्लियर कर सकता है लेकिन एचपीएससी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकता। तो इन लोगों का स्टैंडर्ड क्या है? ये क्या कर रहे हैं, गुजरात वाले आकाओं को और अपने यूपी वाले आकाओं को खुश करने के लिए। अभी इस लिस्ट में आप लोगों ने देखा कि 141 बच्चे बाहर से लगा दिए इन्होंने। तो इन लोगों को ये नहीं पता भाई हम कर क्या रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में क्या होता था, डोमिसाइल बनवाने का बड़ा शौक होता था गाँव में, और डोमिसाइल का मतलब ये होता था कि भाई ये नौकरियां हरियाणा डोमिसाइल के लिए अनिवार्य हैं। तो इन्होंने डोमिसाइल का मतलब ही खत्म कर दिया। ये संविधान की बात करते हैं दीक्षित साहब, संविधान का मतलब ये नहीं है आपके जो प्रॉपर जो आपका लोकल जगह पर, लोकल एक तरह से संसाधनों पर सबसे पहले वहां के लोगों का होता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जमीन हो, या फिर कुछ भी हो, या फिर भौतिक संपत्ति कुछ भी हो। तो इन लोगों को ये नहीं पता कि हरियाणा की नौकरियों पर हरियाणा के युवाओं का ही हक है, क्योंकि वही हरियाणा को पोषित करते हैं, हरियाणा को गौरव भी वही दिलाते हैं, मेडल भी वही दिलाते हैं, और यूपीएससी टॉप कर करके वो भी सब हरियाणा वाले लोग करते हैं। लेकिन क्या है, एक नौसिखिया मुख्यमंत्री बना दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री आपके सवालों पर भी जवाब लेंगे, लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी से भी जान लेते हैं। विजेंद्र जी आप बताइए, क्या आज ये छात्रों की जीत है और सिस्टम की बड़ी नाकामी है, और इससे सबक लिया जाएगा? क्या लगता है आपको? इतिहास या जिस तरह से हम देखते आए हैं, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए लेकिन उनको दोहराया गया, लेकिन आज लगता है जो फैसला है उससे कुछ सबक मिलेगा सिस्टम को, सरकार को? जी सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़ी हुई हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। और मैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। कम से कम पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दर्पण दिखाने का काम किया और इनकी ज्यादतियों को रोकने का काम किया। जब ये इसका सिलेक्शन हुआ था इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस टाइम भी हम बहुत सारी डिबेटों में बैठे थे और हमने एचपीएससी के चेयरमैन महोदय से, जिन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के बच्चों का तो स्टैंडर्ड ही नहीं है, कॉलेजों का भी स्टैंडर्ड नहीं है, हरियाणा के प्रोफेसरों का भी स्टैंडर्ड नहीं है कि वो एचपीएससी के लिए बच्चों को तैयार कर सके। यहाँ की तो एजुकेशन ही शून्य के बराबर है। कितना सारा हरियाणा प्रदेश के युवा को अपमान उस टाइम सहन करना पड़ा था, और सरकार तो टस से मस नहीं हुई, अपनी बात पर अड़िग रही। इनको जरा सी भी इस बात की फीलिंग नहीं हुई, शर्म नहीं हुई कि भाई हरियाणा प्रदेश की लड़कियां किस प्रकार से यूपीएससी के सामने बैठ करके रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, और वो मांग कर रही हैं कि मैंने 60 पेज आंसर शीट के भरे हैं, क्या मेरे एक पेज पर मेरे को आधा नंबर भी नहीं मिलेगा? मैं डबल पीएचडी हूं, मैं आईआईटी टॉपर हूं, मेरे प्रश्न का आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आप मुझे आंसर शीट दिखा दीजिए प्लीज। वो केवल मात्र इसलिए रो रही थी वहां दफ्तर के सामने बैठ करके, जो कि उनको चेयरमैन से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई, और वो बेचारी बाहर बैठ करके रोती बिलखती हुई अपने घरों को चली गई। आज इस सरकार को जिस प्रकार से इनके प्रवक्ता महोदय और सरकार के अन्य लोग
आज भी इस बात को सहन नहीं कर रहे और अपनी माफी नहीं मांग रहे उन युवाओं से, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, तो इनके लिए क्या बोले सुदेश जी, क्या कह सकते हैं? जो आदमी कोर्ट की फटकार लगने के बाद भी कहते हैं कि हमने अपने प्रोसेस को सही लागू किया था, हमने अपना तरीका सही अडॉप्ट किया था, इसको मैं और श्वेता ढुल कहां तक इनको समझाएंगे? इन्होंने तो एक ही रट अपना रखे कि जो हमने सोच लिया वही सही है, हम ही सिकंदर हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। राजरमन जी से जवाब ले लेते हैं। राजरमन जी, अब क्योंकि सारे सवाल आपसे हैं, आप कटघरे में हैं आज, तो आप जवाब दीजिएगा। एक बात तो श्वेता ढुल ने भी कही थी, आप विजेंद्र जी भी कह रहे कि भाई उनका जो अटेम्प्ट किया उन्होंने क्वेश्चन पेपर, अब उनकी आंसर शीट दिखाने में क्या जाता है? आपके चेयरमैन बात नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, शिकायत नहीं लेते हैं, अब जाए तो जाए कहां? फिर कोर्ट कचहरी बचता है, वहां गए, वहां से न्याय उनको मिल गया और आप उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं हम तो पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी जो प्रक्रिया थी वो ठीक थी। ऐसा अड़ियल रवैया क्या ठीक है सरकार में या फिर सिस्टम में, कहीं पर भी? सुदेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्ची खर्ची का सिस्टम, भाई भतीजावाद का सिस्टम और जो क्षेत्रवाद हुआ करता था, जो पहले नौकरियां, इनेलो की तो बात आप समझ छोड़ दीजिए, क्योंकि इनेलो का जेबीटी घोटाला सबको पता है, तो आप छोड़ दीजिए। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के टाइम में भी क्षेत्रवाद हुआ करता था कि सारी जो योग्यता थी, कभी वो भिवानी में होती थी, कभी वो सारी योग्यता होती थी रोहतक में, कभी सारी होती थी सिर्फ। हमारी सरकार ने नौकरी करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें खत्म करके पारदर्शिता से, योग्यता से आज उन गरीब घर के बच्चे भी नौकरियों की सोच सकते हैं, नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने कभी ये सपना भी सोचा था कि हम कभी सरकारी पेपर देके पास करेंगे। ये सब सरकार की नीतियों के कारण हुआ है, जो हमने पारदर्शिता अडॉप्ट की है, उन पारदर्शिता के साथ हुआ है। जो पूर्व की सरकारें थी उनका तो भाई भतीजा बदल दी ना सरकार है। राजरमन दीक्षित जी, अगर पर्ची खर्ची थी, ठीक है, आपने काम किया तो बदल दी ना सरकार, आ गए ना आप सत्ता में, तो क्या आप लोगों से कोई शिकायत होगी, कुछ गलत कर रहे होंगे तो सवाल नहीं उठाएंगे क्या? या गलत कर दिया आप उसको सुधार नहीं करेंगे? वही कर रहे हैं, हम भी वही पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, वहीं से नौकरियां दे रहे हैं कि ताकि राजरमन जी, एक छोटी सी बात पूछ रही हूं, मैं सबके बिहाफ पर पूछ रही हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं सवाल पूछिएगा। सुनिए एक बार राजरमन दीक्षित जी, अब ऐसी कैसी योग्यता है कि बाहर के बच्चे पास हो जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं? आज ही का बता देते हैं, साइकोलॉजी का रिजल्ट आया, उसमें 60 बच्चे, 41 बच्चे बाहर के। बताइए कहां से, कैसे जस्टिफाई करेंगे? या तो आप अपने सिस्टम को बोल दीजिए कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना नकारा हो गया कि हम पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को ठीक तरीके से। अब कहीं पर तो सिरे लगने दीजिए ना बात को। राजरमन जी, आवाज नहीं आ रही? मैं कह रही कहीं तो सिरे लगने दीजिए ना, साइकोलॉजी का एग्जाम का रिजल्ट आया। इनको सुदेश जी, इनको आवाज नहीं आएगी, ये बोलने लायक भी नहीं रहे हैं। इन लोगों ने हरियाणा के युवाओं के साथ मजाक किया है ना, तभी सरकारी जो प्रवक्ता है वो साथी बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके टाइम में तो इतनी पर्ची खर्ची चलती थी, क्षेत्रवाद से योग्यता इनकी नौकरियां मिलती थी, कभी सिरसा, कभी हिसार, कभी रोहतक में। अब हम कर रहे हैं, अगर मान लो न्यायपालिका ने, हमें न्यायपालिका हम सम्मान करते हैं, अगर न्यायपालिका ने कर दिया। राजरमन जी, गुलशाद जी, देखिए बहुत गंभीरता है इसमें, किसी के ऊपर लांछन लगाने, आरोप से बात नहीं बनेगी। नीट का एग्जाम आप लोगों ने तो कानून भी बना दिया था ना, ये कानून बनाएंगे, उसके बाद क्या हुआ? लाखों बच्चे आज रो रहे हैं। क्या कुछ नहीं लगता एक बच्चे को तैयारी करने में? घर लगता है, मेहनत लगती है। श्वेता जी के पास जाना चाहते हैं। श्वेता जी कुछ कह रही? जी हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसको सीएम बनाया है, तो उसके सीएम बनाने से ऐसे ही काम करेंगे। श्वेता जी कुछ कह रही, फिर आते चर्चा पर वापस। उनको भी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। गुलशाद अली जी, एक बार श्वेता जी बोले। जहां बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि योग्यता हम देखते हैं, तो इनकी इसी बात के ऊपर मैं इनसे सवाल करना चाहती हूं कि इन बच्चों को फेल घोषित किया, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, अगले ही दिन सरकार ने कोरिजेंडम निकाल के कहा कि हमारे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं हैं, इसलिए आप सभी अभ्यर्थी जो भी नेट जेआरएफ पीएचडी पास हैं वो एड हॉक बेसिस पे न्यूनतम वेजेस पर पढ़ाने आ जाएं। अब आप ये देखिए, सरकार की सार्काज़म कर रही हूँ, ये सरकार देखिए कैसी है कि एक जगह बच्चों को फेल कर देती है और उन्हीं बच्चों को फिर रेगुलर पोस्ट पे नहीं लगने दिया, उन्हीं बच्चों को फिर न्यूनतम वेजेस पे कहती है कि आ जाओ अब कॉलेजेस में पढ़ा दो। अब वो योग्य हो गए?
जब वो कॉलेजेस में जाके पढ़ाएंगे? असल में क्या हो रहा है कि भाजपा से कोई भी सवाल इस समय किया जाएगा तो वो ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत प्यारे हैं, पुरानी सरकारों ने ये किया, हम पारदर्शी, हमने नौकरियां दी। वो रटा रटाया भाषण होता है ना, वो बोलेंगे, लेकिन प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे। और इसमें क्या हो रहा है, जो युवा है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ वो एक जाति से नहीं आते, एक धर्म से नहीं आते, वो वोट बैंक नहीं बनाते हैं, तो उनका मुद्दा गौण हो जाता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, खास करके भाजपा बात नहीं करना चाहती है। क्यों आपने ईवीएम इस तरीके से हैक कर लिया कि आपको जरूरत ही नहीं है जनता की, जरूरत ही नहीं है युवाओं की? क्या आपके अंदर इतनी बेसिक चीज भी खत्म हो चुकी है कि हर एक रिजल्ट के साथ बार बार सीटें खाली छोड़ी जा रही है? साइकोलॉजी में 85 में से केवल 3 लगे हैं, डीएससी में आपने 0 लगाया है। आप डीएससी की बात करते हो, ओएससी में 0 सिलेक्शन, ओबीसी का 0 सिलेक्शन, बीसीए बीसीबी 0 सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस 0 सिलेक्शन। आपको रिजर्व्ड कैटेगरी में से एक भी होनहार बच्चा नहीं मिला है हरियाणा से। और यदि नहीं मिला और इसके बाद आप बोलते हैं कि हम योग्य बच्चों को चुनते हैं, तो इसी कार्यक्रम में मैं चैलेंज करती हूं भाजपा के प्रवक्ता को कि बोले कि हरियाणा में एक भी रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा योग्य नहीं है, सारे के सारे नालायक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में यही बोल रहे हैं। राजरमन दीक्षित जी, जवाब है? अगर जवाब है तो राजनीति से हटके जवाब दीजिएगा। देखिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों का भविष्य मतलब हरियाणा का भविष्य। ये कभी ईवीएम पे सवाल उठा रही है, कभी क्या कर रही है। देखिए, जहां अगर मान लो कोई सिस्टम में खामी है उसको सुधार किया जाएगा। हम वही कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने अगर कहा है तो हम उसमें पुनर्विचार करेंगे, दोबारा जो वैकेंसियां वो दोबारा निकाल देंगे। और जो भर्तियां निकलती हैं और भर्तियों में पद खाली रह जाते हैं, उसका क्या जवाब है? हम नहीं लगने देंगे, लेकिन हम एक भी अयोग्य व्यक्ति को नहीं लगने देंगे। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ, इसी बात पे हम अड़ी हैं। लेकिन योग्यता का पैमाना भी आप लोग तय करेंगे, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा उस योग्यता को, जो जिसको आप योग्यता का पैमाना कहते हैं, वहां से हाई कोर्ट आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, फिर वो पैमाना हटेगा। तो इसी चक्कर में पिसते रहेंगे ना, तो चक्की बना दिया आप लोगों ने। सुदेश जी, अगर राजम एक बार उनसे ले ले सवाल, एक बार उनसे सवाल लेंगे, जवाब आज उन्हीं से सवाल बनते हैं। हाँ, आते विजेंद्र जी आपके पास। जी, जो नियम कानून है उन्हीं के तहत तो सारी चीजें व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई अगर उनके तहत होती, दीक्षित साहब, अगर उनके तहत होती तो आज चर्चा क्यों कर रहे होते? क्यों हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता? क्यों भर्ती रद्द करनी पड़ती? सालों लग जाते हैं भर्ती में, 11-11, 12-12 साल लग गए भर्तियों में। उन्हीं नियमों से चलेंगे। हाँ, विजेंद्र जी कुछ कह रहे, कहिए विजेंद्र जी। हाँ सुदेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको समझ में तो आ रही है इनकी नालायकी, लेकिन ये पीछे कदम कैसे ले, इन ये मुसीबत में इसमें फंसे हुए हैं। बाकी ये समझदार है, इनको पता है कि तुमने क्या गलती की है। कहां से 35% कट ऑफ आप आउट ऑफ रूल, यूजीसी का रूल ही नहीं है, इन्होंने बना करके उसके माध्यम से सिलेक्शन करना शुरू कर दिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यूपीएससी में हरियाणा प्रदेश का युवा अपनी धाक जमा रहा है और एचपीएससी में वो फेलोर हो रहा है, उसको नालायक घोषित किया जा रहा है। एचपीएससी बड़ी है कि यूपीएससी बड़ी है? केंद्र लेवल पर वो सिलेक्शन में धाक जमा रहा है हरियाणा का युवा, और हरियाणा प्रदेश के एचपीएससी में वो नालायक घोषित कर हो रहा है, उसमें सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, सारी पोस्टें खाली छोड़ी जा रही हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, या तो ये सरकार इस बात की घोषणा करे कि हरियाणा प्रदेश का युवा लायक नहीं है, या उनको उनका दर्जा देने का काम करे और अपने लिए इन युवाओं से माफी मांगने का काम करे। राजरमन जी, आखिरी जवाब दीजिए बस। आपने सभी को सुना, अब बताइए, कोई विश्वास तो दिलाइए, भरोसा तो हो सिस्टम पर। अगर इस सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, कहां जाएंगे बताइए। सुदेश जी, एक चीज मुझे भी बोलनी है प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा वक्त हमारे पास कम है। एक बार आते हैं दीक्षित साहब, श्वेता जी बोल। हाँ जी, ये कहते हैं न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मैं आज इसी चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो न्यायपालिका ने आदेश दिया है उसके विरुद्ध डबल बेंच में तो नहीं जाएंगे ना? हाँ बता दीजिए। आज इनके हाथ में तो नहीं होगा वो, लेकिन हरियाणा सरकार इसके खिलाफ डबल बेंच में जाएगी, ये इसके खिलाफ। चलिए दीक्षित साहब बताइए, हालांकि आपके हाथ में नहीं है, प्रवक्ता तो अपनी पार्टी लाइन पे बात कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा फैसला होगा। जी हाँ, नहीं सुदेश जी, देखिए क्या है कि जो कानूनी अधिकार है किसी भी सरकार है, किसी व्यक्ति के भी है, वो हम देखेंगे कि अगर हमें उसमें लगा कि डबल मैच में जाना चाहिए तो जाएंगे, अगर नहीं जाना हुआ तो हम नहीं जाएंगे। ये तो हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हमें बताएंगे कि हमें क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना।
श्वेता ढूंढी कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की ही अब प्रवक्ता नहीं लड़ना चाहती थी, कहाँ वहां पर भी तो एक से एक है, चुनाव नहीं लड़ा, लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां पर भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सारा सिस्टम ही ऐसा है। हाँ, लेकिन देखिए कोई भी किसी पार्टी से हो, जब बात जेन्युइन है तो सवाल उठाना तो बनता है, ये भी तो जनता है ना, सवाल तो उठा ही सकते हो। और जब आप जनता की तरफ से सिंहासन पर बैठे तो सवाल का तो वेलकम करें। अधिकार है, दबाव थोड़ी बना सकती है हमारे ऊपर कि सरकार जाएगी या नहीं जाएगी, ये सरकार का अधिकार है। वो पूछ रहे थे गुलशाद जी, माफ कीजिएगा, आज वक्त कम था हमारे पास। मैं बताती हूँ कि जाएगी, 100% जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं कांग्रेस से हूं ना, मैं बता रही हूँ 100% आप लोग जाएंगे, क्योंकि ये आपका मोडस ऑपरेंडी, आप भर्तियां लटकाते हैं, आपको 8-10 साल ये भर्ती लटकानी है, पहले डबल बेंच पे जाएंगे, वहां पे भी मुंह की खाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बच्चों की जिंदगी भर्तियां की है, ये होगा। कांग्रेस से कई गुना ज्यादा हमने भर्तियां की है। चलिए अब माफ कीजिएगा, वक्त नहीं, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और सकारात्मक चर्चा यहां पर हुई, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल था। बड़ा सवाल यह था कि कैसे सिस्टम पर भरोसा फिर से कायम हो पाएगा, और आज हाईकोर्ट का जो बड़ा आदेश है, इसके बाद क्या वाकई में सिस्टम बदलेगा, सुधार होगा, इसी पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल नमस्कार।